जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवार सुबहानी इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। एक हमने सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है कि जहां पे हम थोड़ा सा आपको गाइडेंस देते हैं स्टडी वीज़ाज़ के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक के, जिसमें यूरोप भी हमने किया है, जिसमें माल्टा का था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की मैंने काफ़ी तफसीलात आपको बताएंगी। माल्टा और जिस तरह यूरोप के कह लें कि डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उनकी हम सीक्वेंस में भी जा रहे हैं कि उसमें भी हम देखेंगे कि कौन कौन से ममालिक हैं जहाँ पे हमें बेनिफिट मिलता है, जहाँ पे हमें अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिलती है, जहाँ पे हमने हमारा लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर हैं, जहाँ पे हम बेहतर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, अच्छे तरीके से रह सकते हैं, इकोनॉमिकल है, और जो कुछ और बेनिफिट्स हमें जो मिल सकते हैं। मीन्स के सबसे पहले जो हमें ज़रूरत है वो एक तो है कि पीस ऑफ माइंड की, जो आजकल हमारे पिछले कुछ अरसे से हालात चल रहे हैं, इसमें हमें जो पाकिस्तानियों को, चाहे वो इस चीज़ पे सोचें या ना सोचें, उसमें पीस ऑफ माइंड की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। फिर हमें ये ज़रूरत है कि हम किसी तरीके से कोई अच्छी बेनिफिट जिसमें हमें ज़्यादा मिले, जहाँ जिसमें हमें ग्रोथ ज़्यादा मिले, हमें नॉलेज ज़्यादा मिले, हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छी हो, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छी एजुकेशन हो, वो उनको हाई क्वालिटी की एजुकेशन मिले, जहाँ पे उनके स्किल्स को, उनके नॉलेज को पॉलिश किया जाता है, वो वाला सारा सिलसिला मिले। अप टू मार्क, अप टू डेटेड जो है, उनको नॉलेज उनके साथ शेयर किया जाए। तो उसी सिलसिले में एक थोड़ी सी छोटी सी एक कोशिश हमने की है कि हम आपको थोड़ा सा गाइड कर सकें कि हम किस किस तरीके से, कौन कौन से ममालिक हैं जहाँ पे आपको वीज़ा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, इजी हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं, और कुछ जगह पे ऑब्वियसली थोड़ा सा रिक्वायरमेंट भी है। अब यूरोप की अगर बात किया जाए तो माल्टा का जो हमने जिक्र किया था, तो उसमें ये था कि आप आइल्स के बगैर कर सकते हैं, सस्ता भी है, ठीक है, और 2 साल बाद आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि आप सिटीजन ऑफ यूरोप, मीन्स के सिटीजन ऑफ माल्टा, माल्टा इज अ यूरोप, तो आप यूरोपियन बन सकते हैं। उसके बाद हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, ऑस्ट्रेलिया का आप कर ले, मलेशिया का आपको बताया, मुस्लिम कंट्री है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की लिविंग और एजुकेशन है, और सस्ता भी है, वीज़ा भी इजीली आपको मिल जाता है, वो भी आपको करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया। ऑस्ट्रेलिया का एक सीक्वेंस हम चला रहे हैं, अभी भी वो चल रहा है, उसके भी आपको चीज़ें बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। तो आज एक नई कंट्री का, यूरोप का, जो कि लीडिंग कंट्री यूरोप में समझा जाता है, इस यूके। तो यूके के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा, गाइड करूंगा कि उसका स्टडी वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, वो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटीज है। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कंटेंट के साथ, स्लाइड्स के साथ आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताने की कोशिश करता हूँ। जी हम आ गए अपनी स्क्रीन के ऊपर, स्टूडेंट वीज़ा इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। अच्छा जी, इंटरनेशनल स्टडी सेंटर वीज़ा इंफॉर्मेशन है इसका। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास इसका ओवरव्यू लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से, मतलब जो प्री रेक्विजिट हमें क्या चाहिए। यू कैन अप्लाई फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा टू स्टडी इन द यूके इफ यू आर 16 और ओवर एंड यू, ठीक है। अगर आप 16 साल या उससे ऊपर आपकी एज है, मीन्स के, अगर मैं इधर कंपैरिजन बताऊं ये क्यों चीज़ लिखी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में 6 साल ऑनवर्ड्स आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं, स्टडी वीजा। 6 से 18 साल में वो कहते हैं कि पेरेंटल गाइडेंस के साथ, ठीक है, वो आपको वीजा मिलेगा। और वो स्टूडेंट वीजा मीन्स के स्कूलिंग के थ्रू ही, स्कूलिंग से ही आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। यूके में 16 साल और अबव, मीन्स के 16 साल भी अगर 2 साल देखा जाए तो इसमें 2 साल आपके टीन एज के ही, या वो जो किड वाला है, क्योंकि 18 प्लस को एडल्ट कंसिडर करते हैं ना सारे ममालिक। तो 16 से 18 साल तक 2 साल का मीन्स के जो ओ लेवल एंड बेसिक जो स्टडी वाला होता है, वो मार्जिन यूके में भी आपको मिलता है, लेकिन इससे नीचे जो है वो आपको जो है अक्रॉस बॉर्डर को वो वाली ऑप्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि 16 साल या उससे ऊपर आपकी एज है तो आप वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है कि आपको जो कोर्स है, जहाँ पे जो आपने, सबसे पहले वही चीज़ है कि किसी भी जगह पे चले जाए, स्टडी वीज़ा को आप ये मत समझिएगा कि वीज़ा ही सब कुछ है। स्टडी वीज़ा में सबसे पहले है कि कोर्स आपने कौन सा सिलेक्ट करना। कोर्स सिलेक्ट करेंगे, इंस्टीट्यूट्स देखेंगे कौन सा है, वो इंस्टीट्यूट अगर आपको ऑफर करता है कोई कोर्स, ठीक है जी, और लाइसेंस्ड है वो, जो इसमें भी उन्होंने बताया कि अपना स्टूडेंट स्पॉन्सर का जो लाइसेंस है, वो अगर उनको उनके लिए अवेलेबल है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि जब 16 ईयर के लिए आप करते हैं, आपने इंस्टीट्यूट अपना सेलेक्ट कर लिया, इसमें जाहिर बात है कि ओ लेवल्स ही करेंगे ना, ए लेवल्स ही करेंगे, इसमें प्रोफेशनल स्टडीज अभी स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद इसमें चाहिए होगी जो पेरेंटल जो गाइडेंस है, आपको एक स्पॉन्सर चाहिए होगा, ठीक है, जो आपको स्पॉन्सर करेगा, जो आपको आपके लिए कह ले कि जिसको कह सकते होते हैं कि गारंटर होगा बीच में, ठीक है जी, वो इसमें चीजें चाहिए होंगी।
और ऑब्वियसली एक इंस्टीट्यूट की आपके लिए जो है अप्रूवल मींस कि एक्सेप्टेंस चाहिए होगी कि कहीं पे आपको एडमिशन मिल चुका, आप इनरोल हो चुके। ठीक है जी, वो एक चीज चाहिए होगी। ठीक है जी, इनफ मनी ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि आप, क्योंकि काम तो ऑब्वियसली 16 साल का बच्चा जो है वो वहां जाके काम तो नहीं करेगा और जॉब तो नहीं करेगा, पढ़ेगा। तो उसके लिए वो कहते हैं कि आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप प्रूव कर सकें कि ये जो 2 साल या 3 साल या 4 साल की स्टडी है, इसके लिए मेरे पास गुड इनफ मनी है मेरे अकाउंट में, मेरे मतलब पेरेंट्स के अकाउंट में, कि वो मेरा जो नॉर्मल उधर की लिविंग है, जो मेरा खाना पीना है, जो मेरा उधर के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ट्यूशन फी है, हॉस्टल फी है, वो सारी जो है वो बेयर करने के इतने हम हमारे पास पैसे मौजूद हैं, ये चीज़ आपने अप्रूव करनी। कैन स्पीक रीड राइट, ठीक है जी, अंडरस्टैंड इंग्लिश, आइल्स आपको चाहिए ऑब्वियसली, 6.5 बैंड मिनिमम है। ठीक है, 6 में देते हैं लेकिन वो रिकग्नाइज अच्छे इंस्टीट्यूट्स नहीं होते, दे देते हैं बिल्कुल मुझे पता है, लेकिन 6.5 एंड 7, 7 दी बेस्ट। ठीक है जी, हैव कंसेंट फ्रॉम योर पेरेंट्स, अगर आप 16-17 साल के हैं, 18 से नीचे नीचे हैं, तो आपके पेरेंट का कंसेंट मीन्स के इजाजतनामा जरूर चाहिए साथ उसके। ठीक है जी, अगर आप 16 और 17 साल के हैं और स्टडी करना चाहते हैं इंडिपेंडेंट स्कूल में, ठीक है जी, तो यू मे बी एलिजिबल फॉर अ चाइल्ड स्टूडेंट वीजा इंस्टेड। तो फिर क्या होगा कि आपने चाइल्ड स्टूडेंट वीजा के लिए आपने अप्लाई करना है, अगर आपने वहां पे इंडिपेंडेंट जो स्टडी है किसी स्कूल में स्टडी करना। ज्यादा तो वो करते हैं कि वो स्पॉन्सरशिप के ऊपर ही आपके 16 और 17 मीन्स के बिलो 16 to 18 ईयर जो है, वो आपको वो वीजा देंगे आपके स्पॉन्सर के बेहाफ पे। इंडिपेंडेंट को बहुत मुश्किल देते हैं, नहीं तकरीबन नहीं देते, ना होने वाली बात। ठीक है जी, व्हेन टू अप्लाई, अप्लाई कब करना चाहिए जी, व्हेन यू कैन अप्लाई डिपेंड्स ऑन वेदर यू आर अप्लाइंग फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड द यूके। इनसाइड का फिर वही बात है, ये यूके सिटीजन माइग्रेंट्स और उनके लिए, लोकल लोगों के लिए नहीं है, ये वो है कि जो वक्ती तौर पे उस टाइम पे उधर हैं जब उन्होंने वीजा अप्लाई कर, वो विजिट पे गए हैं, वो किसी के डिपेंडेंट हैं, वो H1 वीजा पे गए, वो कोई इस किस्म की चीज होगी, तो उनका अपना एक वीजा जो है वो इशू हो जाएगा उनको। ठीक है जी, अप्लाई फ्रॉम आउटसाइड द यूके, ठीक है जी, द अर्लीस्ट यू कैन अप्लाई फॉर अ वीजा इन 6 मंथ्स बिफोर यू स्टार्ट योर कोर्स। आपका कोर्स स्टार्ट होना है उससे 6 माह पहले आपको वीजा अप्लाई करना, मीन्स कि उनका प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा है। इसका क्या मतलब है कि नॉर्मली जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी मॉलिक हैं, अप्रैल और सितंबर दो इनटेक्स होती, मीन्स के अगर आज की बात करें तो आज आप अप्रैल के नहीं है, आप सितंबर के लिए, सितंबर की इनटेक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्रैल की तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसमें आपकी इनटेक हो जाए। ठीक है, तो 6 माह का गैप होना चाहिए आपके कोर्स स्टार्ट होने में और वीजा अप्लाई करने में, मिनिमम। ठीक है, इससे ज्यादा कर ले तो ज्यादा बेहतर। ठीक है जी, यू विल यूजली गेट अ डिसीजन ऑन योर वीजा विद इन 3 वीक्स। नॉर्मली जो है वो कहते हैं जी 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपको वीजा का डिसीजन जो है वो मिल जाता है जब आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, गैप उसमें 6 माह का होना चाहिए, बाकी उनकी प्रोसेसिंग है, सारा कुछ है, लेकिन जो है वो 3 हफ्ते के अंदर जो है वो आपको नॉर्मली अपना डिसीजन बता देते हैं। पेंडिंग है, कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है या कुछ है, या कह लें कि सपोज वो रिफ्यूज कर देते हैं, तो वो 3 हफ्ते के अंदर प्रोसेस हो जाए। अप्लाइंग फ्रॉम इनसाइड द यूके, द अर्लीस्ट यू कैन अप्लाई इन 3 मंथ्स, के जो यूके में रह रहे हैं ऑलरेडी लोग, मीन्स के वो माइग्रेंट नहीं है, सिटीजन नहीं है, बाहर से आए हुए लोग हैं, उधर रह रहे हैं, वक्ती तौर पे रह रहे हैं, टेम्परेरी उनका स्टे है, वो 3 माह के गैप से, कि कोर्स स्टार्ट होना है उससे 3 माह पहले वो अप्लाई कर सकते। ठीक है जी, यू मस्ट अप्लाई बिफोर योर करंट वीजा एक्सपायर्स। ठीक है जी, आपका जो करंट वीजा है जिसके ऊपर आप वहां पे मौजूद हैं, उसके एक्सपायर होने से पहले आपने करना है। अगर वो एक्सपायर हो गया तो फिर आपको बाहर सूरत, बाहर मतलब मीन्स के वापस जाना होगा और फिर वीजा अप्लाई करना होगा, ये उनका बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। ठीक है जी, योर न्यू कोर्स मस्ट बिगिन विद इन 28 डेज ऑफ योर करंट वीजा एक्सपायरिंग। ठीक है जी, आपका करंट वीजा जो एक्सपायर हो रहा है उससे 28 दिन पहले अगर आपका जो नया कोर्स है जिसमें आप इनरोल हो रहे हैं वो अगर स्टार्ट हो जाता है तो आपका वीजा एक्सटेंशन आपको मिल जाएगी। अदरवाइज वो कहेंगे कि जी आप वापस जाएं, वहां से आप अपना वीजा अप्लाई करें, मीन्स कि आपका वो वाला इनटेक तो गया, अगले साल 6 माह बाद जो है वो आप उसको अप्लाई कर सकें। यू विल यूजली गेट अ डिसीजन विद इन 8 वीक्स, जो लोकल्स हैं उनके लिए वो 8 हफ्तों में उनका वो डिसीजन आ जाता है नॉर्मली। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे। ठीक है जी, व्हेन यू कैन अप्लाई डिपेंड्स ऑन वेदर यू आर अप्लाइंग
फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड, वही है कि अंदर बाहर वाला बात है कि कितना स्टे कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ योर कोर्स, आपके कोर्स की ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। कुछ 2 साल, 1 साल का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है। ठीक है जी। एंड व्हाट स्टडी यू आर ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द यूके, और जो स्टडी आपने ऑलरेडी यूके में की हुई है उस पे डिपेंड करता है कि आप कितना अरसा वहां पे रह सकते हैं, मीन्स के आपको वीजा कितने टाइम का मिलेगा। ठीक है, ये इसी चीज पे डिपेंड करता है। इफ यू आर 18, अगर आप 18 साल के और ओवर, मीन्स के 18 या 18 से ज्यादा है, योर कोर्स इज एट डिग्री लेवल, आपका कोर्स और अंडरस्टूड है कि वो डिग्री लेवल पे होगा। यू कैन यूजली स्टे इन द यूके फॉर अप टू 5 ईयर, के 5 साल तक। मीन्स कि अगर आप डिग्री लेवल पे जाते हैं तो नॉर्मली जो BS ऑनर्स जिसको हम कहते हैं यहाँ पे, वो 4 साल का होता है। अगर आप बैचलर्स करके उसके बाद मास्टर्स आप करते हैं तो वो कुल मिला के भी 4 से 5 साल बनते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, ये नहीं होगा कि वो आपको कट कर देंगे, वहां पे आपकी स्टडी खत्म होगी। आपने BS ऑनर्स या जो भी इसका इक्विवेलेंट आपने वो कर लिया वहां पे। उसके बाद आपके पास 6 माह सपोज हैं या 1 साल है, आपके पास जो स्पेयर आपका वीजा भी अपना अवेलेबल है आपके पास। आप नए कोर्स में इनरोल होके वीजा एक्सटेंशन की जो है वो रिक्वेस्ट आप उनसे कर सकते हैं कि सपोज आपने बैचलर लेवल आपने कर लिया, अब आप एडवांस लेवल की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसमें अप्लाई कर देते हैं तो वो आपको उसका वीजा एक्सटेंशन मिल जाती है। You can usually stay in the UK up for up to 2 years। मीन्स के 5 साल का तो आपका वो हो गया, जो बैचलर का आपका वो हो गया, वो डिग्री होगी जो आपकी बेस होगी। उसके बाद 2 साल की वीजा एक्सटेंशन आपको मिल जाती है, जो आपने आगे फर्दर स्टडी करना है, फिर आपको एक्सटेंशन मिल जाती है। कट नहीं करते अगर आपका सीक्वेंस से वो चीजें चलती रहती। ठीक है जी। स्टे लॉन्गर इन द यूके, यू मे बी एबल टू, ठीक है ना, अगर आपने इससे ज्यादा लंबा स्टे करना है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड योर वीजा इफ यू आर एलिजिबल। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपका वीजा एक्सटेंड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। फॉर एग्जाम्पल, यू कंटिन्यू योर स्टडीज इन द यूके। अब बात वही आ गई ना कि आपने बैचलर तो कर लिया, ठीक है, वो 4 साल का था, 4.5 साल आपको लग गए, 4 साल लग गए, वो बैचलर आपका हो गया। अगर आप एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी ये है कि आपको फर्दर स्टडी के लिए इनरोलमेंट आपकी हो जाती है, आपको एडमिशन मिल जाता है, तो उसी के बिहाफ पे आपको जो है वो एक वीजा एक्सटेंशन मिल जाएगी। आपका वीजा उस नेक्स्ट आपकी जो डिग्री होगी वो सपोज फर्दर 3 साल की या 5 साल की, आपको वीजा एक्सटेंशन मिल जाएगी। ठीक है। स्विच टू अ स्टूडेंट वीजा फ्रॉम अनदर वीजा इफ यू आर ऑलरेडी इन द यूके। अगर आप ऑलरेडी यूके में, आप किसी वीजा के ऊपर यूके में है, तो उसको आप स्विच कर लें स्टूडेंट वीजा के ऊपर। स्टूडेंट वीजा के ऊपर एप्लीकेशन दे के स्विच नहीं होगा। सबसे पहले वही बात है कि फर्स्ट ऑफ फर्स्ट आपको किसी एडमिशन, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होगा, आपकी इनरोलमेंट हो जाती है, एक्सेप्टेंस होती है, आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हो, तो आप उस बिहार पे अपने उस सपोज सपोज मैं कहता हूँ कि आप किसी पे विजिट पे गए हुए हो, आपका 6 माह का जो वीजा लगा था, आप विजिट पे चले गए वहां पे, या कह लेंगे आप जिस तरह होता है कि वो फैमिली फ्रेंड्स वाला जो होता है ब्लड रिलेशन, वो आप विजिट के चले जाते हैं बच्चे या लोग। ठीक है, वहां पे जाके आपको कहीं पे एडमिशन अगर मिल जाता है रिनाउंड और जो कह लेंगे रिकग्नाइज जो इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उस बेस पे आप वीजा एक्सटेंशन, वीजा मीन्स कि आप अपना स्विच करवा सकते हो स्टडी में। तो स्टडी होगी सपोज वो आपकी ग्रेजुएशन है 4 साल की, तो 6 माह के लिए आप गए थे, आपने वहां पे एडमिशन मिल गया आपको। अब आपको 4 साल के लिए वो फर्दर उसको कर देंगे एज ए स्टूडेंट वीजा, आप वहां पे स्टे कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। ठीक है जी। स्विच टू अ ग्रेजुएट वीजा टू स्टडी इन द यूके फॉर एट लीस्ट 2 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर कोर्स। आपने कोर्स कर लिया, कोर्स 2 साल का डिप्लोमा था या 4 साल की ग्रेजुएशन थी, वो आपने कर लिया। उसके बाद आप जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन जो है उसके लिए आपको 2 साल का वो फर्दर वीजा एक्सटेंड कर देंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम, इनरोलमेंट सबसे पहले होनी चाहिए, वो एक चीज अंडरस्टूड है। ठीक है जी। इसमें व्हेन यू कैन ट्रेवल टू द यूके, आप ट्रेवल कब कर सकते हैं, ठीक है जी, अप टू 1 वीक बिफोर, 1 हफ्ता पहले, इफ योर कोर्स लास्ट 6 मंथ्स और लेस। ठीक है जी। आपका अगर 6 माह का कोर्स जो है वो रहता है अभी, तो आप 1 हफ्ता पहले जो है आप ट्रेवल कर सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद है कि अप टू 1 मंथ बिफोर इफ योर कोर्स लास्ट मोर देन 6 मंथ्स। ठीक है जी। अगर आपका कोर्स जो है वो 6 माह से ज्यादा उसमें है, अपना टाइम है, तो आप 1 माह पहले जो है उस पर भी आप अपना ट्रेवल कर सकते हो। यू मस्ट नॉट ट्रेवल टू द यूके बिफोर द स्टार्ट डेट गिवन ऑन योर वीजा। ठीक है जी, नो मैटर व्हेन योर कोर्स स्टार्ट्स। ठीक है। अब जो वीजा की आपकी जो डेट स्टैंप है, उसके उससे पहले आप नहीं जा सकते।
कभी भी आपका कोर्स स्टार्ट होना है, कुछ भी होना है, किसी भी डेट को होना है, तो आपने उससे पहले तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड सी बात है कि नहीं जाना, क्योंकि वो इमिग्रेशन काउंटर ही आपको क्रॉस नहीं होने देगा, क्योंकि वो कहेंगे जी अभी तो आपका वीजा जो है वो जो डेट्स है वो अभी स्टार्ट होनी, इसलिए आपने उससे पहले ट्राई कोशिश भी नहीं करनी। ठीक है जी, इसमें फीस क्या होगी? ठीक है जी, इट कॉस्ट कॉस्ट ठीक है जी, आपका पाउंड 490 पाउंड टू अप्लाई फॉर अ स्टूडेंट वीजा फ्रॉम आउटसाइड द यूके। जो आउटसाइड यूके क्रॉस बॉर्डर है उनके 490, 490 पाउंड जो है उनकी वीजा फी है, ये स्टूडेंट की वीजा फी। बाकी के जो आपके इंस्टीट्यूट के जो एक्सपेंसेस हैं वो अलग है इससे। ठीक है जी, 490 टू एक्सटेंड और स्विच अ स्टूडेंट वीजा फ्रॉम इनसाइड द यूके। अगर आप यूके में रह रहे हैं, आप वीजा को स्विच टू स्टूडेंट करते हैं या उसके एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो दोबारा से आपको 490 मीन्स के 490 पाउंड आपको डिपॉजिट करवाना होगा, ये वीजा फी है। यू मस्ट पे द वीजा फी फॉर ईच पर्सन दैट ज्वाइंस यू। जितने भी लोग आपके साथ हैं, मीन्स के फैमिली के लोग, ठीक है, डिपेंडेंट्स हैं, उनके लिए आपने सबके लिए इंडिविजुअल के लिए ये सारी फी पे करनी होगी। ये पर हेड है 490 पाउंड्स। हेल्थ केयर सर चार्जेस, यू विल ऑल्सो हैव टू पे द हेल्थ केयर सर चार्जेस एज पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। आपने अपनी एप्लीकेशन के पार्ट के तौर पे जो हेल्थ केयर के चार्जेस है वो आपने पे करनी है। ठीक है जी, हाउ मच यू पे डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग योर स्टे वीजा लास्ट। ठीक है, आपका वीजा जितना ड्यूरेशन उसका ज्यादा है उसके मुताबिक वो चार्जेस वेरी करेंगे। ये नहीं होगा कि 2 साल को भी उतने चार्जेस पड़ेंगे और 4 साल वाले वीजा या 5 साल वाले वीजा को भी उतने ही चार्जेस होंगे। ये डिपेंड करता है आपके स्टे के ऊपर। ठीक है जी, चेक हाउ मच यू विल हैव टू पे बिफोर यू अप्लाई। आपने ये लाजमी चेक कर लेना है, इसको कैलकुलेट कर लेना है कि अप्लाई करने से पहले आपको क्या कुछ चाहिए, कितने पैसे चाहिए और कितने पैसे आपके पास होने चाहिए। ठीक है जी, व्हाट यू कैन डू एंड कैन नॉट डू, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ठीक है जी, उसमें सबसे पहले आप जो कर सकते हैं इस वीजा के ऊपर, इन वीजाज के ऊपर जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ स्टडी वीजा के ऊपर, तो ऑब्वियसली स्टडी आप कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, उसी के लिए आप गए। वर्क एज ए स्टूडेंट यूनियन। ठीक है जी, अच्छा जी, आप स्टूडेंट यूनियन में जो है उसके जो आपके जिस तरह होते हैं ना कि यहाँ पे कह लें कि इसकी क्या एग्जांपल दी जा सकती है कि जो यहाँ पे आपके स्टूडेंट वेलफेयर के लिए जो लोग कुछ काम करते हैं, अपने आप को वो डेडिकेट करते हैं कि जी वो स्टूडेंट वेलफेयर के लिए उनके जो भी मैटर्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए, ये अगर देखा जाए ना तो बहुत से ममालिक ऐसे हैं, पाकिस्तानियों ने भी कुछ नहीं किया हुआ, कि वो जब बाहर जाते हैं जो सीनियर लोग होते हैं ना, जो ऑलरेडी चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, वो अपनी छोटा सा एक सेटअप बना लेते हैं, एक यूनियन टाइप बना लेते हैं। यूनियन ये एहतजाज वाली यूनियन नहीं होती, ये वो यूनियन होती है कि जहाँ पे जो न्यू कमर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके तमाम इश्यूज और उनके मसले मसाइल और उनकी चीजें, उनके मैटर जो है वो वहां पे डिस्कस करके, तो फिर बजाय ये कि वन बाय वन कोई जाता रहे, को कहीं जाए, किसी को पता है किसी को नहीं पता, किस ऑफिस में जाना, किससे क्या बात करनी है, कौन सा बेनिफिट मिल सकता है, कौन सा नहीं मिल सकता, यहाँ कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसमें क्या होता है कि वो यूनियन टाइप कर लेते, उनका एक या दो कोई रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, जो उनको लीड कर रहे होते हैं, तो वो चीजें सारी हैंडल कर लेते हैं। उसमें फिर जो बाकी की उनकी जो स्टूडेंट कम्युनिटी होती है, जो उनके कंट्री की होती है, तो वो उनको फिर वो बॉदर नहीं करना पड़ता, उनको पता होता है कि यार ये लोग जो है ये इन्होंने एक अपना ऑफिस बनाया हुआ है, एक अपना वो सिलसिला है जहाँ पे इकट्ठे हैं, जहाँ पे हमारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाता है, तो उनको वो बताते, तो वो फिर खुद ही उन चीज़ों को डील कर लेते हैं। यू मे बी एबल टू वर्क। ठीक है जी, आप वर्क भी कर सकते हैं, आप उसको मीन्स के वर्क परमिट भी आपको मिल सकता है। हाउ मच डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर स्टडिंग। ठीक है, ये आपका डिपेंड करता है कि आपके स्टडी जो है वो कौन सी स्टडी कर रहे हैं, एंड वेदर यू आर वर्किंग इन और आउट ऑफ द टर्म टाइम। ठीक है जी, कि एक तो स्टडी कौन सी कर रहे हैं डिपेंड करता है। अगर स्टडी ही आपकी इतनी हेक्टिक है कि आपको उनके मुताबिक जो है वो आपको कुछ और नहीं करना चाहिए, सिर्फ पढ़ना चाहिए पूरा फोकस के साथ, तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि आपका जो है वो टर्म आपकी चल रही है नहीं चल रही, आउट ऑफ टर्म आप बिल्कुल काम कर सकते हो, उसमें हो सकता है वो आपको 8 घंटे काम करने की भी इजाजत दे दें, क्योंकि आप उनको कहेंगे ना कि सपोज ये 1 महीने का ब्रेक है, सेमेस्टर ब्रेक, या 15 दिन का सेमेस्टर ब्रेक, आप डेली बेसिस पे 8 8 घंटे काम कर लें। टर्म के अंदर वो सिर्फ आपको वीकेंड ऑफ करेंगे कि आप सैटरडे संडे को आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी स्टडी में आपको ब्रेक मिला हुआ है 1 वीक का। रेगुलर अगर आप कहें कि आपको वो 4 घंटे या 6 घंटे का दे दें, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी स्टडी कौन सी है। अगर तो आपकी स्टडी बहुत ज़्यादा अपना हेक्टिक है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, उसमें अटेंशन चाहिए, फोकस चाहिए, ठीक है, तो फिर आपको वो वर्क परमिट नहीं मिलेगा। ये डिपेंड करता है आपके कोर्स पे और उन चीज़ों पे। और आप क्या नहीं कर सकते, अब इस चीज़ को देख सकते हैं।
क्लेम पब्लिक फंड, आप पब्लिक फंड को क्लेम बेनिफिट्स को वो नहीं कर सकते जो कि उनके नॉर्मल सिटीजन को है, वो आप एज ए स्टूडेंट आप नहीं क्लेम कर सकते। ठीक है जी, वर्क इन सर्टन जॉब्स, ठीक है जी, आप जॉब्स नहीं कर सकते, मतलब प्रॉपर जिसको 9 to 5 जॉब कहते हैं, ठीक है, या 8 घंटे की जिसको आप जॉब कहते हैं प्रॉपर, वो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्स कोच, ठीक है जी, कि स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स कोच है, तो वो जॉब जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, बी सेल्फ एम्प्लॉयड, अपना काम मीन्स के वही बात आ गई कि आप स्टडी पे गए हुए हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना काम आप कर रहे हैं, तो वो वाला काम भी आप नहीं कर सकते। ठीक है जी, उसके बाद क्या है कि स्टडी एट एन एकेडमी और अ लोकल अथॉरिटी, ठीक है जी, फंडेड स्कूल ऑल्सो नोन एज अ मेंटेन्ड स्कूल, ठीक है जी, नोन एज अ मेंटेन्ड स्कूल ही। ठीक है जी, इसमें क्या है कि जो अपना लोकल अथॉरिटीज का फंडेड स्कूल होता है, जिसको हम थोड़ा सा हार्ड वर्ड है, खैराती जिसको हम कह सकते हैं, कि जो उधर बने होते हैं, जो बेसिकली लोअर तबके के लिए होते हैं, जो उन लोगों के लिए होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उसमें जाके इनरोल नहीं हो सकते, आप उसमें जाके नहीं स्टडी कर सकते, क्योंकि वो ये चीज समझते हैं कि आपके पास है, आप सौखे हैं, आप कर सकते हैं, आप अफोर्ड अफोर्ड कर सकते हैं। वो सिर्फ उनके लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना। और वहां पे अफोर्ड करना और अफोर्ड ना करना, उसको गवर्नमेंट खुद से मॉनिटर करती है, आप उनको चकमा नहीं दे सकते। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा ना आपको रवैया बदलना पड़ेगा पाकिस्तानी में। इफ योर एप्लीकेशन, ठीक है जी, इज सक्सेसफुल, यू विल बी टोल्ड व्हाट यू कैन डू और कैन नॉट डू ऑन अ स्टूडेंट। जब आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाती है तो उसके बाद आपको प्रॉपर डिटेल बताई जाती है यही चीजों की इन राइटिंग, कि आप एज ए स्टूडेंट है ऑन स्टडी वीजा क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। आपको उन जो पैरामीटर्स है उनको फॉलो करना है, तभी आपका सर्वाइवल भी है वहां पे, और तभी आपका स्टे भी होगा। अगर उसको ब्रीच करेंगे, उनको वायलेट करने की कोशिश करेंगे, उन हदों को क्रॉस करने की, तोड़ने की, अबूर करने की कोशिश करेंगे, तो वो डेफिनेटली आपके लिए मुज़िर साबित होगा, और उसमें क्या होगा कि वो डेफिनेटली आपको, आपका पीरियड को, आपकी स्टडी को, उन चीज़ों को कट ऑफ करेंगे और आपको डिपोर्ट कर देंगे। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि इससे थोड़ा सा आपका विजन क्लियर हुआ होगा, थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मकसद हमारा इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स का एक ही है, मेक योर सेल्फ स्किलफुल। आपको मेक योर सेल्फ, आपकी खुदी को, आप लोगों को स्किलफुल बनाना है, कुछ थोड़ा सा कारामद करना है, थोड़ा सा हिलाना जुलाना है, कि थोड़ा सा चीज़ों को देखें, सोचें, समझें, इंफॉर्मेशन लें, नॉलेज लें, और कुछ करने की कोशिश करें। सिर्फ बैठे सोचें और बैशिंग ना करें सिस्टम के ऊपर और बाकियों के ऊपर, खुद से कुछ करने की कोशिश करें। जब आप खुद के लिए सिंसियर होंगे, खुद के लिए कुछ सिंसियर एफर्ट करेंगे, तो ही बदलाव आना शुरू होगा, तो ही कुछ बेहतर होना शुरू होगा। अपने लिए तो बेहतर कर ले, बाकियों के लिए भी बेहतर होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता उसका इफेक्ट जो है वो आउटर साइड पे जाता जाएगा। ठीक है जी, तो मैं इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द आपको मिलूंगा एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। ठीक है जी, आज की मेरी कोशिश है कि, कोशिश की है कि आपको थोड़ी सी बेहतर इंफॉर्मेशन मिल सके। अब कोशिश बेहतर हुई है सक्सेसफुल या नहीं हुई, या कितना बेनिफिट है, ये तो आपके फीडबैक से ही पता चलेगा। इंतजार करूंगा आपके फीडबैक का। और कोई भी ऐसी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फर्दर किसी की कंट्री की इंफॉर्मेशन, कोई स्टडी वीजा के हवाले से, ई कॉमर्स के हवाले से, इंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से हो, तो वो आप इस प्लेटफॉर्म पे आप क्यूरी कर सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरी मैक्सिमम कोशिश होगी इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स, कि आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं जितना मैं कर सकता हूं। बाकी डिसीजन और बाकी चीजें वो सारी कुछ आपकी हैं, जैसे आपको बेहतर लगे आप वैसे कीजिएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।